हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिषेक अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। एक ऐसा चैनल जो 2, 4, 5 चैप्टर देने के बाद कोई फीस चार्ज नहीं करता, बल्कि हर चैप्टर जो आपके सिलेबस में है और जो आपके सिलेबस में नहीं भी हैं उन चैप्टर्स को भी आप तक पहुंचाते हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। क्वालिटी एजुकेशन देखते हैं विदाउट चार्जिंग एनी सॉर्ट ऑफ कॉस्ट। तो स्वागत करता हूं ऐसे चैनल पर। और क्लास 11th एंड 12th केमिस्ट्री के जो बेसिक कंसेप्ट्स को अभी हम देख रहे हैं उसमें लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का इंट्रोडक्शन हमने पिछले वीडियो में देखा था। अब समय आ गया है उन 5 लॉस को एक एक करके डिस्कस करने का, और इस वीडियो में हम पहला लॉ यानी लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को डिस्कस करना चाह रहे हैं, जिसको लॉ ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर भी माना जाता है। पहले मैं आपको बता दूं, यह लॉ जो है ये एंटोनी लेवोशियर ने दिया है, जिसको लैंडोल्ट ने टेस्ट किया हुआ है। सो इट इज गिवन बाय एंटोनी लेवोशियर। तो आपसे कई बार पूछते हैं हु प्रपोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो एंटोनी लेवोशियर शुड बी द नेम, और यही आंसर आपको लिख कर आना है। लेकिन अब सवाल यह कि यह लॉ है क्या। देखो, यह लॉ आपने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा है, और सबसे सिंपल लॉ यही लॉ है, रटा हुआ होगा बच्चों को, कि दुनिया में कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, मेक श्योर केमिकल रिएक्शन हो, न्यूक्लियर रिएक्शन की मैं बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन पे यह लॉ लगेगा नहीं, सिर्फ केमिकल रिएक्शन पे। दुनिया में कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, उसमें रिएक्टेंट का जो मास है, यानी कि जो मास आप रिएक्ट करवा रहे हो रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट भी फाइनली आपको उतने ही मास का मिलेगा, अगर मेक श्योर कि रिएक्टेंट पूरी तरीके से खत्म हो जाता है केमिकल रिएक्शन में। तो मतलब जितना मास आप लाए थे उतना ही मास आपको मिलेगा प्रोडक्ट का, ना तो उससे बढ़कर मास आएगा ना उससे घटकर मास आएगा। जितना मास आप लाए थे उतना ही मास मिलेगा। वो गीता में लिखा है ना, क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाओगे। और अपने मुराद भाई ने भी कहा है कि क्या लेकर आए थे क्या, मतलब मुराद भाई अपने गली बॉय, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो फिर उनने भी कहा है कि क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाओगे। सेम चीज मास पर लाने हैं कि मास जितना लेकर आए थे मास उतना लेकर जाओगे। यह होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और यह इस ओर इशारा करता है कि केमिकल रिएक्शन में जो मैटर है, मैटर यानी कि जो मैटर है या कह लो जो मास है, वो डिस्ट्रक्ट नहीं होता। इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर को इसी को कहा जाता है, इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर या इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मास कह लो, कि कहीं भी मैटर और मास को डिस्ट्रक्ट नहीं होगा, जैसा था वैसा ही रहेगा। यह है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मास कैन नीदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन और फिजिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के साथ साथ ये फिजिकल रिएक्शन पे भी लागू होता है, लेकिन ये लागू होता है कि मास जो है वो कभी भी डिस्ट्रक्ट नहीं हो सकता। मास जो है वो कंजर्व्ड रहेगा। केमिकल रिएक्शन में जितना मास आप रिएक्टेंट का लाए थे उतना ही मास आपको प्रोडक्ट का मिलेगा। गीता में भी लिखा है और अपन को गली बॉय ने भी बताया है। संबट पड़ी तो अब मेरी बात को सुनना। बट वन फॉर्म इज चेंज इनटू अनदर फॉर्म इज एज लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। हां, यह है कि एक मास दूसरे मैटर के मास में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब मास कन्वर्ट हो सकता है मैटर टू मैटर, क्योंकि रिएक्टेंट अलग थे और जब रिएक्टेंट रिएक्ट हो गए तो एक नए सब्सटेंस बन गए, प्रोडक्ट बन गए, तो वो मास उसमें ट्रांसफॉर्म हो गया होगा, लेकिन मास जितना था उतना ही रहेगा, ना उससे बढ़कर आएगा ना उससे घटकर आएगा। यह है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। If the reactants are completely converted into products, then the sum of the mass of reactant is equal to the sum of the mass of the product. मतलब अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों, रिएक्टेंट पूरी तरीके से खत्म हो गए और पूरी तरीके से प्रोडक्ट बन गए, तो यह लॉ कहता है कि समेशन ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट। समेशन ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट, सिंपल। जितना रिएक्टेंट का मास था उनका सम, ये समेशन का साइन है, इक्वल टू समेशन ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट होगा अगर रिएक्टेंट पूरी तरीके से खत्म हो गए तो। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट लो आप। क्लियर है? तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। यही था समेशन का मतलब, टोटल मास। लेकिन अगर रिएक्टेंट बच्चों
अगर रिएक्टेंट पूरी तरीके से खत्म नहीं हो, मान लो, मतलब पूरी तरीके से प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो, तो कुछ रिएक्टेंट का मास बच जाएगा, क्योंकि कुछ मास तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, लेकिन कुछ रिएक्टेंट का मास बच गया, जिसको आप अनरिएक्टेड मास बोल दोगे कि भैया ये मास रिएक्टेंट का नहीं प्रोडक्ट बनाया। तो फिर कैसे लगेगा ये लॉ? टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट, मतलब जितना आप लाए थे स्टार्टिंग में रिएक्टेंट का, वो इक्वल होगा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, मतलब जितना प्रोडक्ट बन गया उसके मास के, प्लस जितना मास रिएक्टेंट का रह गया अनरिएक्टेड। इन दोनों मास को ऐड कर लोगे तो फाइनली आपका टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट के बराबर आएगा। मतलब जितना आप मास रिएक्टेंट का लाए थे वही मास इक्वल टू में जाएगा, मतलब उतना ही मास बराबर होगा उस मास में जो प्रोडक्ट में बन चुका है, प्लस उस मास में जो अभी नहीं बना है, मतलब रिएक्टेंट का वो हिस्सा जो अभी रिएक्ट हुआ ही नहीं है। तो अल्टीमेटली ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है। तो ये वाली चीज भी आपकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपको बताती है। क्लियर हो गया? ये एक एग्जांपल देखते हैं, बड़ा सुंदर सा एग्जांपल है, H2 plus Cl2 gives 2HCl। पहली चीज तो तय कर लेना, जो रिएक्शन मैंने लिखी है उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तभी लगेगा जब वो रिएक्शन बैलेंस्ड होगी, क्योंकि बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन जो 10th क्लास का एक वीडियो मेरा बना है, अगर आपको बैलेंस करना नहीं आता तो आप वहां पर देख सकते हो, लेकिन बैलेंसिंग का सिद्धांत ही यही था कि बैलेंसिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए की जाती है। मतलब वहां मुझसे कई लोग पूछते हैं कि सर हम लोग बैलेंसिंग करते क्यों हैं, तो वहां मैं बोलता हूं कि यह बात आपको 9th क्लास में ही पता चल गई थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के थ्रू, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का पालन दुनिया की हर केमिकल रिएक्शन को करना होता है, और वो इसका पालन कर पाए इसलिए हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन जब तक नहीं होगा तब तक आप नहीं कह सकते कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पालन का फॉलो हो रहा है, उसका पालन किया जा रहा है। तो अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना है तो आपको रिएक्शन की बैलेंसिंग तो करनी ही होगी। तो मैंने जो रिएक्शन लिखी H2 plus Cl2, H2 plus Cl2 gives 2HCl, ये एक बैलेंस रिएक्शन है। अब हाइड्रोजन का वेट कितना होगा? 2 ग्राम में ले लो, यूनिफाइड में ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मास जिसमें भी लोगे कंजर्व्ड ही रहेगा। तो चलो 2 ग्राम ले लेते हैं अपन, तो ये ग्राम में ले लिया तो इट विल बी 2 ग्राम, क्योंकि एक हाइड्रोजन के एटम का 1 ग्राम है, ग्राम एटॉमिक मास। क्लोरीन का एक मास 35.5 है, 35.5 इंटू 2 करना पड़ेगा तो इट विल बी 71 ग्राम। टोटल मास कितना हो गया? 2 + 71 73 ग्राम टोटल मास हो गया। मतलब 2 + 71 73 ग्राम आपका टोटल मास आ रहा है। वैसे ट्वाइस ऑफ HCl आपके पास आ जाएगा। अब ये ट्वाइस ऑफ HCl दे रहे हैं तो H का मास कितना? 1, और Cl का मास कितना? 35.5, और इसका भी टोटल ट्वाइस करना पड़ेगा, क्योंकि 2 मोल HCl है, 1 मोल नहीं है, 2 मोल है बैलेंस के हिसाब से। तो 35.5 + 1 36.5, 36.5 इंटू 2 73 ग्राम। तो देखो रिएक्टेंट भी आपका 73 ग्राम था, प्रोडक्ट भी आपका 73 ग्राम है। अगर H2 और Cl2 पूरे खपत हो चुके हैं, पूरी कंजम्पशन हो चुका है इनका, तो जो प्रोडक्ट बन रहा है वो आपका उतना ही बनेगा जितना रिएक्टेंट का मास आप लेकर चले थे। आप रिएक्टेंट का मास कितना लेकर चले थे? 73, प्रोडक्ट भी आपको क्या मिलेगा? 73। क्लियर हो गया? हां, अगर ये पूरा खपत नहीं होता तो इसका कुछ बच जाता। मान लो 73 में से 50 कन्वर्ट हो जाता और 23 बच जाता, तो 50 जो प्रोडक्ट बन चुका है वो प्लस कितना बच गया? 23। तो 50 + 23 के बराबर होता ये 73 होता भी। 50 + 23 = 73, जहां 50 प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका मास है और 23 प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट हुआ मास है, मतलब अनरिएक्टेड रिएक्टेंट का मास है। तो ये आपका इस तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का पालन होता है। क्लियर है? बच्चों वाला लॉ है, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, कोई इसमें अंतर नहीं है। जल्दी से एग्जाम्पल के साथ स्क्रीनशॉट लो ताकि वीडियो कंक्लूड करें। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा सबको। एक बार और स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। तो ये था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर पूरी तरीके से टॉपिक जो हम लोगों ने देखा। बहुत ही बेसिक लॉ था, दुनिया की हर केमिकल रिएक्शन इसको फॉलो करती है, बट रिमेंबर न्यूक्लियर रिएक्शंस फॉलो नहीं करती हैं। मतलब आप यही बात सेम कि मास कंजर्व्ड रहेगा, ये न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि वहां पर मास कंजर्व्ड नहीं होता।
क्योंकि वहां पर मास बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्लियर हो गया? तो न्यूक्लियर रिएक्शंस पे इस लॉ को मत लगाना, सिर्फ ये लॉ लगेगा किस पर? केमिकल रिएक्शन पर। और ये एक ऐसा लॉ है जो बेसिक आपने 9th क्लास में भी देखा था। और जैसा कि स्टूडेंट आपको पता है, मैग्नेट ब्रेन्स में क्लास 4 से लेकर क्लास 12 तक के सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, जो आप magnetbrains.com पर जाकर एक्सेस कर सकते हैं और वहीं से इनसे जुड़े हुए नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड, टेक केयर।